हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग लाइव आ जाएं और इस सेशन की शुरुआत किया जाए। जैसा कि हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ जो है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। और सबकी जो बात रही कि जो पीडीएफ वाली बात रही, तो वो पीडीएफ जल्द ही आपका अपलोड होने वाला है। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस केवल आप बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आप एकदम जो है लाइन टू लाइन यानी क्रम वाइज जो है आप लिखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो वह थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में लघुत्तम समापवर्त के बारे में हमने डिस्कशन किया था। किसके बारे में? लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज ये हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग क्या बात करेंगे? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि इंग्लिश में सभी समझ में आ रहा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर संख्याएं दी गई हों, ठीक है, तो उसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, सबसे उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर कौन सा है जो दोनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके। यानी इस तरह से अगर हम इसका डिफिनीशन देखें कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसे महत्तम यानी HCF, शॉर्ट में HCF कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लेता हूं। मान लो हमने संख्या लिया, हमने कहा कि 15, 30 और 45। हमने यहाँ 3 संख्या लिया। अब ये 3 संख्याएं दी गई संख्याएं हैं। अब हमको ये पता करना है कि वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, ठीक है, जिससे ये तीनों क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अच्छा, 3 का अगर हम फैक्टर, 15 का अगर हम फैक्टर देखें तो 15 जो है आपका 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। क्लियर है? अच्छा, 30 को अगर हम देखें तो ये 2 से भी कटेगा, तो 2, ठीक है, तो लेकिन हमको कॉमन वाला लेना है। ठीक है, तो हम 3 देखेंगे, 5 देखेंगे, 15 देखेंगे। ठीक है, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। ठीक है ना? अच्छा, केवल कॉमन वाले हम देख रहे हैं। बाकी और भी नंबर जैसे 6 से भी कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा, तो लेकिन 2 और 6 तो इसमें तो नहीं आएगा ना। तो हमको ऐसे संख्या लिख रहे हैं जो कॉमन है, सभी का क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, और हम कहेंगे यह भी 15 से कटेगा। सभी 3, 5, 15 यानी संख्या जो 15 है, 30 है, 45 है, ठीक है, 15 है, 30 है, 45 है, ये सभी 3 नंबरों से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 15, 30 और 45 का आप HCF बताइए कि इसका HCF क्या होगा,
ठीक है, यानी महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम देखेंगे भाई इन संख्या में, यानी जो ये 3, 5, 15 है, 3, 5, 15 सभी में है, यानी 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है, ये तीनों संख्याओं से यह विभाजित हो रही है। अब अगर तीनों संख्याओं से विभाजित हो रही है तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। तो 3, 5 और 15 में बड़ी कौन है, तो 3, 5, 15 में सबसे बड़ी कौन दिख रही है, 15 दिख रही है, यानी HCF इनका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब इनकी जो डिफिनीशन है बात समझ में आ गई। यानी हम वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित कर दें। हमने 15, 30, 45 का कहा कि हम 15, 30, 45 का आप हमको जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, ये जिन जिन कॉमन नंबर से कटते थे उनको हमने लिखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यह 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से, यानी 3, 5, 15 से ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बिल्कुल डिविजिबल हो जाएंगी। अब अगर ये तीनों से अगर कट जा रही हैं तो हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो है आपकी 15 है। भाई 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है, लेकिन सबसे बड़ी कौन है, 15 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा पहले HCF देख लेते हैं कि हम किसी नंबर का, दी गई नंबर का HCF हम कैसे फाइंड करते हैं। मान लो जैसे दिया गया है 6, 18, 20, 24, ठीक है, ये संख्या दिया गया है। तो इस संख्या का HCF यानी महत्तम, जिसे हम शॉर्ट में म स लिखते हैं, ठीक है, म स यानी HCF, ठीक है। तो HCF अगर हमको इसका ज्ञात करना है तो हम कैसे इनका HCF ज्ञात करेंगे, तो इनको हम फैक्टर से ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे आसान जो होता है वही, बाकी मेथड तो भाग विधि भी द्वारा है। और तो हम पहले HCF यानी हम इसका फैक्टर करके करेंगे। कैसे, फैक्टर करके। तो फैक्टर करके हम इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह देखिए पहले आप। तो हम पहले 6 का फैक्टर करेंगे। जब भी फैक्टर करेंगे हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। मैंने अभाज्य गुणनखंड आपको बताया था, प्राइम फैक्टर बताया था, तो ये मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मैंने प्राइम फैक्टर बताया है, यह शुरुआत वाले वीडियो में ही मैंने डिस्कशन किया है। तो 6 का हमने कर दिया 2 × 3। 18 का अगर हम फैक्टर करें तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, यानी 2 तिहाई 6 और 3 18। 20 का अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। और 24 का अगर हम करें तो यह हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। हमको निकालना क्या है इन सभी का, तो इन सभी का हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF हमको यहाँ पर इनका फाइंड करना है। तो अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो हमने कहा जब भी अगर किसी दी गई संख्याओं का अगर आपको HCF निकालना है तो केवल कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो अब यहाँ पर देखा, जैसे हमने LCM में बताया, एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि अगर कॉमन वाले हैं तो जो सबसे अधिक होगा उसी को आप लेंगे। एचसीएम उसी का अपोजिट है, इसमें जो सबसे कम होंगे और कॉमन वाले। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पे भी 2 एक बार है, लेकिन यहाँ 2 2 बार है, और यहाँ 2 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो सभी में कॉमन है। तो पहली बात तो जब भी अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन ढूंढोगे। ठीक है, क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना। जो कॉमन नहीं है उनको नहीं लेना है। जैसे 3 और 3 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन 3 इसमें नहीं है तो हम 3 को नहीं लेंगे। हम 3 को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसमें नहीं है इसलिए 3 नहीं लिया जाएगा। अच्छा, 5 केवल इसमें है, ठीक है, 5 केवल इसमें है इसलिए, और इसमें तो 5 है नहीं तो इसलिए 5 को भी नहीं लेंगे। जो कॉमन होगा वही संख्या ली जाएगी। तो कॉमन हमारा केवल 2 है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है। हम लेंगे कौन, जो सबसे कम होगा। तो यहाँ 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, तो सबसे कम किस में है, इन दोनों में है, मतलब 1 बार है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वह क्या हो जाएगा, आपका केवल 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और एग्जांपल समझिए अच्छे से। तो मान लो हमने संख्या लिया, हमने यहाँ पर नंबर लिया 5, 120,
और 100, मान लो हमने लिया 135, 135, ठीक है, हमने ये संख्या लिया। ठीक है, यहाँ पे 25 कर लेते हैं, या यहाँ पर ठीक है 25 ही कर लेते हैं। अब इनका हमको अगर HCF निकालना है कि इसका जो है आप HCF बताइए कि इसका HCF कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 का फैक्टर, 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 5 × 5, इनको फैक्टराइजेशन करेंगे। 120 को अगर हम देखें तो आप जानते हो कि ये होगा आपका 40 तिहाई 120 होता है ना, और 8 पंचे 40 यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, फैक्टर करना भाई आता रहे आपको। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120 हो जाएगा। 135 का अगर हम फैक्टर देखें तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × तो 3 तिहाई 9, 9 पचे 45 यानी 3 और इंटू 5। ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27, 27 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी ये हो जाएगा। हमने फैक्टर निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है इन तीनों का, तो हम इन तीनों का निकालेंगे HCF। तो HCF में मैंने आपको बताया केवल कॉमन वाला ढूंढना है। HCF में केवल क्या ढूंढना है, केवल कॉमन वाला, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं ढूंढना है। जैसे देखो 2 केवल इसमें है, बाकी इसमें और इसमें 2 नहीं है, तो 2 को तो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, 2 नहीं लेना। अच्छा 3 देखें तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को भी आपको लेना नहीं है। समझ रहे, जो कॉमन नहीं, सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में कॉमन होगा वही उसका HCF होगा। ठीक है, तो 5 यहाँ 2 बार है, 1 यहाँ 5 है, 1 यहाँ 5 है, तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है। तो हमने अभी बताया कि जब भी हम कॉमन वाला ढूंढेंगे तो उसमें जो सबसे कम संख्या रहेगी वही उसका जो है HCF होगा। तो सबसे कम संख्या जो 1 बार वाला है, 1 बार वाला मतलब केवल 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं, तो HCF निकालना आपको आ गया या नहीं। तो अगर आ गया है तो चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब HCF और LCM के कुछ जो है कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है, तो उनको आप ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग अब कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे HCF और LCM के। ठीक है, अगर दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों, 2 अभाज्य, 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस, ठीक है, यानी HCF। ठीक है, मस का मतलब HCF, HCF। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो महत्तम जो समापवर्तक है मस होगा, ठीक है, 2 संख्याओं का मस सदैव 1 होगा। क्या होगा, सदैव 1 होगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं कि वह या तो 1 से कटती हैं या सदैव अपने नंबर से कटती हैं। तो कॉमन सबका क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब कि 2 या 2 से अगर अधिक अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वह 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। जैसे मान लो हमने लिया 13, 19, 31, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्याओं का हम अगर यहाँ मस देखें तो आप जानते हो कि 13 किससे किससे कटेगा, आप कहोगे 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। 19 कहोगे आप 1 से कटेगा और 19 से विभाज्य होगा, बाकी और तो किसी नंबर से नहीं कटेगा। 31 अगर आप कहोगे तो ये 1 से कटेगा और 31 से कटेगा, बाकी तो और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो बाकी और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मस यानी HCF।
HCF में हमेशा कॉमन वाला फैक्टर लिया जाता है। तो कॉमन वाला फैक्टर में सभी में क्या है, एक है, तो यही इसका HCF हो जाएगा। बात आप समझ पाए। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का मस सदैव क्या होता है, यानी HCF जो होता है उसका सदैव एक होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अच्छा, दूसरी में इसी में कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि अगर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याएं दी गई हों, अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी लस यानी लघुत्तम समाप वर्त, जिसे आप कहते हो LCM यानी लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो अभाज्य संख्याओं का लस होगा, वह लस सदैव सदैव उन संख्याओं के, सदैव उन संख्याओं के गुणनफल, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो हमने संख्याएं ली, अभाज्य संख्याएं, हमने अभाज्य संख्या लिया 5, 7 और 13, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं का अगर हम पूछें कि इन तीनों अभाज्य संख्याओं का आप LCM बताइए, तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं का गुणा कर देना, जो गुणनफल आएगा उनका वही आंसर हो जाएगा। यानी 5 × 7 × 13 गुणा करने पर 5 सते 35 × 13, तो 13 पच्चे 65 और 13 तिया 39, 39 और 6 45, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी 5, 7, 13 का LCM क्या हो जाएगा, 455। 5, 7, 13 तीनों ही अभाज्य संख्याएं थी और तीनों ही अभाज्य संख्या होने के कारण इनका गुणनफल आप कर लीजिए, तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर LCM हो जाएगा। तो दो बातें आपको इस कॉन्सेप्ट में समझ में आ गई कि अगर दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या हो तो HCF सदैव एक होगा, अगर दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या हो तो उनका संख्याओं के गुणनफल के बराबर उनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ पाए या नहीं समझ पाए तो सभी लोग जो है कमेंट करेंगे। चलें आगे हम लोग कॉन्सेप्ट, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर हम देखते हैं। अगर कोई दी गई संख्या इस तरह से हो, अगला कॉन्सेप्ट, दी गई संख्या, दी गई संख्याएं क्रमागत प्राकृतिक या, ठीक है, क्रमागत प्राकृत संख्या, प्राकृत लिखिए चाहे प्राकृतिक लिखिए, प्राकृत संख्या हो, क्रमागत प्राकृत संख्या हो तो उनका ठीक है, अगर दी गई संख्याएं दो क्रमागत में हो, ठीक है, दी गई संख्याएं क्रमागत प्राकृत संख्या हो तो उनका मस सदैव एक होगा, सदैव क्या होगा, एक होगा। कब, यहाँ पे ध्यान में रखना है, दी गई संख्याएं दो क्रमागत संख्याएं, दी गई दो क्रमागत या दी गई संख्याएं क्रमागत, तो यहाँ पे जो दी गई संख्या, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं वर्ड, ठीक है, दो दी गई, ठीक है, तो दो दी गई संख्या क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में हो या क्रमागत प्राकृतिक संख्या के रूप में हो, नेचुरल नंबर के रूप में हो, तो उनका जो मस होगा वह सदैव क्या होगा, एक होगा। जैसे कोई भी आप संख्या ले लो,
जैसे मान लो हमने ले लिया 20, 21, हमने क्या ले लिया 20 और 21, ये दो संख्याएं ले लिया जो कि क्रम से हैं। आप कहोगे क्रमागत का मतलब जो क्रम से हो, तो ये क्रम से हैं। अच्छा 20 का अगर हम देखें, 20 को अगर हम देखें कि इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो आप जानते हो 1 होगा, 20 जो है 2 से भी कटेगा, 20 जो है 4 से भी कटेगा, 20 जो है 5 से भी कटेगा, 20 जो है 10 से भी कटेगा, और 20 जो है आपके 20 से भी यह डिविजिबल है। ठीक है, वहीं अगर 21 को देखें तो 21 यह आपका 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 से तो सभी विभाज्य होते हैं, आपको सभी पता है। 3 से भी कटेगा, इसके अलावा 7 से भी कटेगा, इसके अलावा 14 से कटेगा, और इसके अलावा 21 से कटेगा। ठीक है, 21 है ये, 21 से विभाज्य होगा। तो ये इतने दिए गए नंबर से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इतने दिए गए विभाज्य होगा, तो इसमें अगर म स ढूंढना है तो हम कॉमन ही तो ढूंढते हैं। तो कॉमन इसमें सभी में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो कॉमन क्या है, 1 है। कॉमन क्या है, 1 है। कोई भी आप दो क्रमागत अगर प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, उसका अगर म स पूछता है तो सदैव क्या होगा, 1 होगा। तो उसका म स सदैव क्या होगा, 1 होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर दो दी गई क्रमागत, दो दी गई क्रमागत प्राकृत संख्या के रूप में हो या हो के रूप में हो, तो उनका लस, ठीक है, यानी एलसीएम। तो इनका एलसीएम सदैव उनके गुणनफल के बराबर होगा, उनके गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। कोई भी आप संख्या जैसे चाहे यही ले लीजिए, चाहे कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। ठीक है, ये संख्या तो आप देख पा रहे हो, अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो इन्हीं का आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई संख्या क्रम से लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 16, 15 और 16, हमने दो संख्या ले लिया। ठीक है, एक 15 ले लिया और एक 16। हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो हमने कहा कि इनका एलसीएम क्या होगा, इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चले 15 का पहले हम देख लेते हैं। 15 का ये कौन कौन से हमारा ये फैक्टर है जिनसे ये डिविजिबल है। ठीक है, तो 15 1 से भी कटेगा, 15 3 से भी कटेगा, 15 5 से भी कटेगा, और 15 से भी कटेगा। अच्छा 16 को देख लेते हैं। तो 16 दी गई जो संख्या है, तो 16 को अगर हम देखें तो यह किससे किससे डिविजिबल है, तो 16 1 से कटेगा, 16 2 से कटेगा, 16 4 से कटेगा, 16 8 से भी कटेगा, और 16 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो अब हमको क्या निकालना था, तो हमको निकालना था यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना। अच्छा यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आप जानते हो कि हम सभी संख्याओं को लेते हैं, हम क्या करते हैं, सभी का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो सभी संख्याओं को, जो नहीं कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन है तो उसको तो लेंगे ही। तो भाई 3 5 15 तो इसमें तो है नहीं, तो 3 5 15 भी लेंगे, बाकी 2 4 8 16 भी हम लेंगे। ठीक है, एक तो सभी में होता है ना, तो 2 × 4 × 8 × 16, तो 2 × 4 × 8 सॉरी ये क्या निकाल रहा हूँ, ये तो इनके फैक्टर्स थे, है ना। तो अब अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम मैंने आपको बताया है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम निकालने के लिए इनको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालना था, एचसीएफ नहीं निकालना था। मैं यहाँ पे एचसीएफ इनका निकालने लगा, सॉरी। तो करना क्या है आपको, बस केवल इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो मैंने आपको बताया ही है भाई, इनका फैक्टर करेंगे तो ये 3 × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 × 15। ठीक है, और 16 का अगर हम देखेंगे तो 16 को आप क्या लिखोगे भाई, 2 × 2 × 2 × 2, है ना।
और एलसीएम निकालोगे आप इनका, इन सभी का, तो एलसीएम इक्वल टू हमने निकालने का तरीका आपको बताया। तो जो कॉमन नहीं है वो तो लेंगे ही, तो फिलहाल इसमें तो कोई कॉमन नहीं है तो सबको आपको लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 5, जो कॉमन नहीं होता है वह भी एलसीएम में लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 तो यही हो गया, 5 यही 15, मतलब यही तो संख्याएं ली गई हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 छक्का 90 और 15 का 15 और 9, ये हो जाएगा 240, यानी हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 240। मतलब इन्हीं संख्याओं का गुणा कर दो तो वही आपकी संख्या हो जाएगी। आई होप कि यह भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये मस था और ये एचसीएफ था। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, यदि दी गई संख्याएं मान लो इस तरह से हो, a पे पावर m, a पे पावर n और a पे पावर mn, मान लो l दिया है और a पे पावर p दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया है। और यहाँ पर ठीक है, तो यदि दी गई संख्या इस रूप में हो, के रूप में हो तथा m is less than, n is less than, l is less than p। ठीक है, ये दिया है, कंडीशन दिया है, ये आपको देखने से ही पता चलेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है हो तो इनका जो मास होगा यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह हो जाएगा आपका a पे पावर m। क्या हो जाएगा? a पे पावर m। ठीक, क्या हो जाएगा? a पे पावर m। ठीक है, ध्यान में रखें बेस सबका सेम हो। बेस का मतलब जहां यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया था m इज लेस देन n। ये कंडीशन आप समझ पा रहे हैं? ये कंडीशन ये है कि m का मान छोटा, m छोटा है n से, n छोटा है l से, l छोटा है p से, मतलब सबसे बड़ा p है और सबसे छोटा m है। ठीक है, तो लेकिन जब हम HCF लेंगे तो सबसे क्या लेंगे? सबसे छोटा वाला यहाँ पर लेंगे। ये पावर वाले कंडीशन में है, यहाँ पर ध्यान में रखिएंगे आप। ठीक है, जैसे मान लो एक संख्या हमने लिखा 3 पे पावर 13 कामा 3 पे पावर 6 कामा 3 पे पावर 19 और 3 पे पावर 20। ठीक है, ये हमने लिखा 20 या 3 पे पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि इसका मस आप बताइए कि इसका मस यानी इसका जो HCF होगा वह कितना होगा, ये हमने आपसे पूछा है। किसका HCF आप बताइए कि इसका HCF कितना होगा। ठीक है, तो जब भी हम अगर पावर सब में पहले आपको चेक करना बेस सबका सेम है। हाँ, 3 है 3 है 3 है 3 है, बेस सबका सेम है। अगर बेस सबका सेम है तो जिस पर पावर सबसे कम होगा, जिस पर घात सबसे कम होगा, तो सबसे कम घात वाला कौन सा है? तो सबसे कम घात वाला आपका 4 है। ठीक है, 19 और 6 और 13 ये सभी जो है 4 से क्या है? बड़े हैं। तो जो सबसे कम होगा वही उसका मास होगा, यानी इसका जो HCF हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3 पे पावर 4। क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 4। आई होप कि ये बात आपको जो है कंफ्यूजन नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर बेस सबका सेम है, घात के रूप में इस तरह से दिया हो, पावर्स के रूप में ये इस तरह से जनरेट किया गया हो, तो जो सबसे कम पावर होगा वही उसका HCF होगा, अगर बेस सबका सेम है तो। बात क्लियर है? चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दी गई संख्याएं इसी तरह से हो, a पे पावर m,
ए पे पावर एन, ए पे पावर एल और ए पे पावर पी, चाहे आगे भी और भी संख्याएं हो सकती हैं, के रूप में हो तथा यहां भी वही कंडीशन कि m इज लेस देन n इज लेस देन l इज लेस देन p है, तो एलसीएम होगा, एलसीएम यानी लसा इनका होगा, तो इनका जो लघुत्तम समाप वर्त होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे वही दिया है कि P सबसे बड़ा है, P बड़ा है यानी जो पावर्स दिए हैं उसमें P सबसे बड़ा है, M सबसे छोटा है, बाकी तो ये इनके बीच में है। तो मान लो कोई संख्या, मान लो इस तरह से दिया हुआ है कि 5 पे पावर 23 कामा 5 पे पावर 13, 5 पे पावर 4 और 5 पे पावर 19 ये दिया। अब हमको इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम ध्यान में रखेंगे, इनका जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम सदैव क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा। जो क्या होगा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है, पी है कि एम है, तो पी आप कहोगे पी, यही इसका यानी ये वाला जो ए पे पावर पी है यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी ए पे पावर पी ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी संख्याओं को हमारा एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा भाई, यहाँ पर 23 है। पहले आपको देख लेना सभी का बेस सेम है, हाँ बेस सबका सेम है। जब बेस सबका सेम हो तो जो सबसे बड़ा घात होगा, एचसीएफ में सबसे छोटा और एलसीएम में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा घात कौन है, 23 है। सभी घातों में सबसे बड़ा जो पावर है वो 23 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो क्लियर हो गई ये बात। अब अगर ये बात क्लियर हो गई तो थोड़ा सा आगे समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगर यदि दो संख्याओं का लस यानी लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम व महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्रमशः, मान लो दिया हो क्रमशः एल व एच, ठीक है, ये दिया हुआ, क्योंकि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि जो एचसीएफ होता है, ठीक है, यहाँ पे जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ में जो भी संख्या होगी वह दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा। दोनों संख्याओं में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। बात आप मेरी इतनी समझ पाए, तो दोनों संख्याओं में क्या होगा, वह उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ होगा, मान लेते हैं कि अगर वह दो संख्याएं कौन है, ए और बी है, ठीक है, और अगर हमारा एचसीएफ क्या है, एच है, तो इसका मतलब इस संख्या में एच इंक्लूड होगा। इस संख्या में दोनों ही संख्याओं में एच क्या होगा, शामिल होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझें, जैसे मैंने कहा कि 12 और 28, ठीक है, अगर इसका हम मसा निकालें, ठीक है, तो 12 28 ये दो संख्याएं हैं जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं।
तो 12 और 28 का एचसीएफ अगर हम देखें तो हम 12 का पहले हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अच्छा 28 का अगर हम करेंगे, 28 का हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो सभी को समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो कॉमन होगा एचसीएफ में हम देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो यानी इनका जो एचसीएफ आ जाएगा तो एचसीएफ भाई 2 यहाँ पे भी है 2 बार है, यहाँ पे भी 2 है 2 बार है। जो कॉमन नहीं होगा उसको हम नहीं लेंगे है एचसीएफ निकालते समय, केवल कॉमन वाले फैक्टर ही देखने हैं। और कॉमन वाले में हम ये देखें जो सबसे कम है, जो सबसे कम है। तो सबसे कम भाई दोनों तो बराबर हैं तो दोनों को लिया जाएगा, अगर बराबर है तो दोनों को लिया जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वह कितना आ गया, 4 आ गया। अब मैं कहूँ तो जैसे मैंने कहा मैंने 2 संख्याएं ली थी, कौन कौन 2 संख्याएं ली थी, एक 12 और एक 28 लिया था हमने। 2 संख्या लिया था, एक 12 और एक 28। तो अगर मैं कहूँ क्या 4 इसमें शामिल है तो आप कहोगे हाँ 4 शामिल होने का मतलब वो 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि हाँ 4 इसमें शामिल है। क्या इस संख्या में भी 4 शामिल है, बिल्कुल 4 सत्ते 28 यानी 4 इन दोनों संख्याओं में शामिल है। यानी ये पता चलता है कि अगर किन्हीं 2 संख्याओं का म स कुछ अगर दिया है तो उन दोनों संख्याओं में ध्यान में रखें, जैसे हमने कह दिया कि 2 संख्याओं का म स, 2 संख्याओं का म स 7 है तो संख्याएं याद रखिए, एक 7a होगा तो दूसरा 7b होगा। 7 क्योंकि म स है, अगर इसका एचसीएफ अगर गिवन है तो एचसीएफ में ध्यान में रखेंगे कि एचसीएफ वह दोनों संख्याओं में क्या होता है, शामिल होता है। इतनी बात आप मेरी समझ पाए। अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ अगर गिवन है तो संख्याओं में वह दोनों में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये क्लियर हो गई बातें। चले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट यह समझना है, यदि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, ठीक है। तो यदि 2 संख्याओं का योग, हम मान लेते हैं 2 संख्याओं का योग s है। 2 संख्याओं का योग क्या है, s है, s तथा उन संख्याओं के या उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम L है। तो अब यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो योग दिया है, क्या दिया था आपका, योग जो दिया है यहाँ पे, योग कितना है, योग है आपका s, और एलसीएम जो दिया है यानी लघुत्तम समापवर्त जो दिया है वह कितना है, तो वह है आपका L। तो योग का जो भी हम फैक्टर करेंगे, योग का जो भी फैक्टर होगा, ठीक है, योग का अगर हम फैक्टर करेंगे, मान लेते हैं योग का फैक्टर करते समय a और a इंटू बी आ गया, ठीक है। लस जो दिया है उसका भी फैक्टर करते समय b इंटू सी आ गया। यानी इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर मतलब एक ऐसा डिजिट होगा या ऐसी कोई नंबर होगी जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने s का जो योग का फैक्टर किया वो a इंटू बी के रूप में आया, यानी इनका जो प्राइम फैक्टर हमने किया a इंटू बी आया, और जो लसा का हमने प्राइम फैक्टर किया वो b इंटू सी आ गया। दोनों में b क्या है, कॉमन है। इसका मतलब जो योग और लसा का जो एचसीएफ आया वह क्या आ गया, आपका b आ गया। क्या आ गया, b आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो एचसीएफ आया है योग का और एलसीएम का, तो उन दोनों संख्या, जो संख्याएं मालूम नहीं है उन संख्याओं का एचसीएफ भी यही होगा। यानी उन संख्याओं का एचसीएफ भी इनका मतलब किसका, योग का और एलसीएम का, इनका मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, योग और एलसीएम का, ठीक है।
तो इनका, ठीक है, तो उन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, इनका योग और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, यहां पर एलसीएम का एचसीएफ के ही बराबर होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं आपको अच्छे से। चल एक एग्जाम्पल लेते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 132 है। योग कितना दिया है? 132 है। तथा उनका लस, यानी किनका? दोनों संख्याओं का, उनका लस 360 है। 360 है। तो दोनों संख्याएं होंगी, ठीक है, तो दोनों संख्याएं होंगी, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं यहां पे। तो दोनों संख्याएं होंगी, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 62 72, दूसरा ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है 60 62, ऑप्शन सी, 70 72, ऑप्शन डी। एक ऑप्शन और दिया है 60 72, ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा जो है एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा? तो देखें, हमने कहा कि अगर दो संख्याओं का योग दिया है, ये योग कितना है? 132। 132 का हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे। 132 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 12, 12 का 12 और 12 का 12 और 1 13, यानी 11 और 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने फैक्टर कर लिया। 360 का भी हम फैक्टर करेंगे। हमने कहा कि जो योग है उसका आप प्राइम फैक्टर कर लो, जो 360 है उसका प्राइम फैक्टर कर लो। तो 360 का मतलब भाई हो जाएगा ये 9 चौक 36, यानी 9 चौक 36 यानी 90 चौका 360 हो जाएगा, है ना। और इसको आप लिख सकते हो 45 दूना 90, और इस 4 को 2 बार आप लिख सकते हो। और 45 को आप लिख सकते हो, तो पहले 2 को हम लिख दें, पहले छोटी संख्या पहले लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वाला हमने लिख लिया, और 9 पचे 45 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 हमने लिख लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब एक फैक्टर आपका ये वाला है यहां पर, और एक फैक्टर आपका 360 का ये आ गया, ठीक है। ये हमने 360 का फैक्टर कर दिया। अब यहां पर आप ये देखिए तीनों में कौन सा कॉमन है। तो क्यों, तो यहाँ पे 12 है, और 12 को आप क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और फैक्टर कर देते, 11, ठीक है। पहले छोटी संख्या, तो 4 तिहाई 12 होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, जो कि 12 है, और इंटू क्या है? 11, ठीक है। अब हम एचसीएफ इनका निकालेंगे। इनका क्या निकालेंगे? इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हम कॉमन वाले ही तो ढूंढते हैं। तो 2 यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ तो 3 बार है, लेकिन हमको लेना कितनी है? 2 बार। जो अधिक बार रहता है तो उसको हम नहीं लेते, केवल 2 बार लेंगे, यानी 2 इंटू 2। अच्छा, एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो जितना कॉमन होगा बस उतना ही लेना है, जितना कॉमन होगा उतना ही लेना है। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 क्या हो गया? इस योग का और इस एलसीएम का एचसीएफ हो गया। अब इसका मतलब ये जो योग और एलसीएम का जो एचसीएफ आया है,
यह उन दोनों संख्याओं का, जो संख्याएं मालूम नहीं है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी यही होगा, एचसीएफ भी यही होगा। हम मान लेते हैं वो दो संख्याएं ए और कौन है, बी है। इसका मतलब अगर एचसीएफ 12 है तो इसमें हम 12 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, तो ऐसा हम इसलिए करेंगे यहाँ पर क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ भी क्या होगा, 12 होगा। इन दोनों का एचसीएफ भी क्या होगा, 12 होगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इनका आपको फैक्टर, प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, एचसीएफ निकाल लेना है योग का और एलसीएम का। एचसीएफ हमने निकाल लिया 12। अब जो संख्याएं होंगी, एक 12a मान लीजिएगा, एक 12b। हमने दो संख्याएं मान लिया, 12a 12b। 12a और 12b इसलिए लिखेंगे क्योंकि 12 दोनों में शामिल होना चाहिए। 12 दोनों में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, 12 क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं में शामिल होना चाहिए। अच्छा, अब दोनों संख्याओं का योग कह रहा है कि 132 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 132 है। यानी 12a प्लस 12b आप जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 132 आना चाहिए। 12 इसमें कॉमन है तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 132। 12 से काट दोगे तो 12 उधर जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 11। यानी a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे बस केवल आपको थोड़ा थिंकिंग करना है कि a और b का हम मान क्या रखें कि 11 आ जाए और हमारे ऑप्शन से बिल्कुल मेल खा जाए। तो यहाँ पे 12a और 12b यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, 11 आ गया। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 11। अब ये a और b को जोड़ने पर क्या आ गया, 11 आ गया। तो या तो आप इसी को हल कर लो केवल कॉन्सेप्ट से, मतलब केवल जो है आप थिंकिंग करके ही, अगर हम a के जगह 5 रख लें और 6, 5 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो इसका मतलब एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5। अगर हम यहाँ पे मान लो 5 अगर हम रखते हैं, a के जगह हमने रख दिया 5 और b के जगह हमने कितना रख दिया, 6। ठीक है, b के जगह हमने 6 रख दिया तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 12 छंग कितना हो जाएगा, 72। यानी एक संख्या 60 होगी तो दूसरी संख्या 72 हो जाएगी। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। और 60 और 72 जोड़ोगे तो इसको आप कंफर्म भी कर लोगे। 60 72 को जोड़ने पे 132 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा। 60 और 72 जोड़ोगे तो 132 आएगा। 60 72 का एलसीएम निकालोगे तो 360 आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो। ये मैं आपको बस केवल यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि अगर योग दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उन दोनों का एचसीएफ निकाल लोगे। मान लो एचसीएफ आ गया तो एचसीएफ जो आएगा उन संख्याओं में वह, ठीक है, उन संख्याओं का एचसीएफ भी वही होगा। मतलब अगर b अगर एचसीएफ आया है तो वह जो संख्याएं आप जो भी मानोगे, अगर मानते हो कि वह संख्या जो x है तो उस संख्या में b ऑलरेडी क्या होगा, शामिल होगा। यानी आप एक, हम मान लो दो संख्याएं x और y मान लेंगे तो हम उसमें b से दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी एक को bx करेंगे, एक को by कर लेंगे। इस तरह से मान करके कोई संख्या को हम सॉल्व करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, यदि दो संख्याओं A और B का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः x या L और क्रमशः L और H है, तो अब यहां पर ध्यान में रखना है आपको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का
गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं a और b है इनका आप क्या कर लो, गुणा कर लो। गुणनफल सदैव उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि a इंटू बी बराबर l इंटू एच। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है कि यदि दो संख्याएं x और y, दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम L तथा महत्तम समापवर्त H है, यानी एचसीएफ उसका क्या है, H है तथा दोनों संख्याओं का जो योगफल है यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू L प्लस एच है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा है तो पहला कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी दोनों संख्याओं का घन इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ है इनके क्यूब के बराबर होगा, इनके क्यूब के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा कि इनका स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल के क्या होगा, बराबर हो। बात आप समझ गए। अगर ये दिया है तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दो संख्याएं हैं x और y हैं और x और y का एलसीएम l है और x और y का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो h है तथा x प्लस वाई l प्लस h के बराबर है, तो x का क्यूब यानी दोनों संख्याओं का क्यूब का योगफल और दोनों संख्याओं के जो एलसीएम और एचसीएफ आएंगे उनके क्यूब का योगफल सदैव आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यूब भी बराबर होगा, स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब पहले कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि दो संख्याओं तो यहाँ पे मैं दो संख्या लिख रहा हूँ, एक 48 और एक संख्या हम मान लो ले लिए यहाँ पे 48 ले लेते हैं और एक कोई दूसरी संख्या लेते हैं ताकि आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे हमने दो संख्या लिया, एक हमने ले लिया 16 और एक ले लिया 192। तो दो संख्याओं 16 192 का लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त दिया है 48। तो म सा होगा इनका, यानी इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो एचसीएफ होगा तो म सा इनका कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं कि अगर दो संख्याएं दी हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये हमने अभी सीखा। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी 16 इंटू 192
ठीक है, 192। एलसीएम दिया है 48 दिया है। ठीक है, एचसीएफ आपसे पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 48 सीधा मल्टीप्लाई है, तो ये जब इधर आएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 16 इंटू 192 अपॉन 48। 16 से इसको काटोगे तो 16 3 जा यानी 16 3 48। 3 से इसको काटोगे तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, यानी ये आ जाएगा आपका एचसीएफ जो आ जाएगा वह आ गया आपका 64। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ की वैल्यू आई, ठीक है, एचसीएफ की जो वैल्यू आ गई वह आ गई 64। ठीक है, तो 16 3 48 और ये 64। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में 16 और 192 नहीं था, दोनों संख्याओं का म स और ल स दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है भाई, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। दोनों संख्याओं का एक में एलसीएम दिया था, ल स दिया था 192 तथा एचसीएफ दिया था यानी म स जो दिया था वह दिया था 16 है, तथा एक संख्या 48 है। ठीक है, 48 है, तो दूसरी संख्या, क्वेश्चन में यह था दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बताइए, तो ये पूछा गया था, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फार्मूला तो आप जानते हैं, फार्मूला तो यही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं के गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं। अब अगर ये आप जानते हैं तो भाई गुणनफल दोनों संख्याओं का, तो एक संख्या हमने मान लिया a है और दूसरी संख्या पूछा है। ठीक है, दूसरी संख्या हमने b मान लिया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दिया है, एलसीएम कितना दिया है 192 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है इसका 16 दिया है। ठीक है, पहली संख्या दिया हुआ है 48 है, पहली संख्या के प्लेस पे हमने 48 कर दिया। दूसरी संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, यानी b की वैल्यू आपको निकालनी है। इंटू 16, बी मान लिया हमने दूसरी संख्या है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 192 इंटू 16 और बटे क्या हो जाएगा 48। तो 16 तिया 48, 3 से काटेंगे तो वही आ जाएगा आपका 64। यानी b यानी जो दूसरी संख्या है वह कितनी है, 64 है। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, यानी बी वाला हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चले, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी लोग आप कमेंट करके इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये है, यदि दो संख्याओं का लस व मस क्रमशः 48 व 6 है, तो 6 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, जबकि पहली संख्या 12 है। ठीक है, जबकि पहली संख्या 12 है, तो आपके ऑप्शन है 26,
ऑप्शन बी है। 24 ऑप्शन डी है। 30 ऑप्शन डी है। 36। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी लोग इस पर कमेंट करेंगे। तो ये रही एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने अभी एलसीएम और एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वह एचसीएफ और एचसीएफ में जो सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाती है, सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाती है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट रहेगा। वह कॉन्सेप्ट ही आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। यह सब भी मिलता है, यह भी कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।